Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shoaib, your physics teacher. The chapter we are studying is chapter number 5, which is about circular motion. And the topic we are going to study is about real and apparent weight. ये लेक्चर नंबर 8 है इस चैप्टर का. ये टॉपिक काफ़ी अहम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल एंड अपेरेंट वेट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल वेट की डेफिनेशन से. द रियल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट. जैसे हम वेट को डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस फोर्स से ज़मीन आपको खींचती अपनी तरफ, उसको हम कहते हैं उसका रियल वेट. और इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मून की सरफेस के ऊपर है, तो जो मून उसको अपनी तरफ पुल करेगा, उसकी फोर्स को हम नाम देंगे उसका रियल वेट का. लेकिन जब भी हम उस वेट को मेजर करना चाहेंगे तो उसको हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस की मदद से. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. द फोर्स exerted by the object on the scale is equal to the pull due to gravity on the object, that is weight of the object. This is not always true, as we'll explain a little later. So we will call the reading of the scale as apparent weight. यानी जब भी हम किसी भी वेट को मेजर करने लगेंगे ना स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, तो जो स्प्रिंग बैलेंस हमें उस वक्त उसका वेट बताएगा, उसको हम नाम देंगे उसके अपेरेंट वेट का. इसका मतलब ये है कि रियल वेट जिससे जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, और अपेरेंट वेट जो कि हम उस वेट को मेजर करने के लिए किसी स्प्रिंग बैलेंस का सहारा ले रहे हैं, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते. ये बराबर भी हो सकते हैं, और इनमें से रियल वेट भी ज्यादा हो सकता है और अपेरेंट वेट भी ज्यादा हो सकता है. तो किस तरह से ये रियल और अपेरेंट वेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, किस तरह से हम एक वेट को ज्यादा कह सकते हैं या एक वेट को कम कह सकते हैं, इसके लिए हम बेटा जी चंद एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और हम चंद केसेस को स्टडी करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास इस चीज का कंसेप्ट होना चाहिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है. लॉ ऑफ इनर्शिया मींस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जिसके अंदर वैलिड होगा उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो होता है. अब मेरी एक बात ध्यान से सुननी है कि रियल और अपेरेंट वेट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होते हैं. यानी अगर आप एक इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है, तो फिर रियल और अपेरेंट वेट का आंसर सेम मिलेगा. लेकिन अगर आप इनर्शियल फ्रेम में नहीं है, तो फिर आपका अपेरेंट वेट जो कि स्केल की मदद से मालूम किया जा रहा है और जो आपका रियल वेट, इन दोनों में फर्क आ जाएगा. अब हम ये सीख सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम यानी एक्सेलरेशन जीरो किन किन कंडीशंस में होता है. तो याद रखना है कि एक्सेलरेशन जीरो दो कंडीशंस में होता है. नंबर वन, अगर आपकी जो फ्रेम है या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में हो, तब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, या जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो तब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा. इट मींस ये दो केसेस के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट में या रेस्ट के साथ मूवमेंट में आपका जो फ्रेम है वो इनर्शियल में चले जाएगा, और इनर्शियल फ्रेम में रियल और अपेरेंट वेट सेम होते हैं. सेकंड है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन इनर्शियल वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, और जब भी एक्सेलरेशन होगा तो याद रखिएगा रियल और अपेरेंट वेट में फर्क आ जाएगा. तो अब हमारे पास कुछ केसेस जो है ना वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले होंगे, और ज्यादातर केसेस हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले होंगे. तो हमारे पास पहला केस है कि अगर हमारे पास एक लेट्स से ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो एक लिफ्ट में है, तो फिर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो उसके रियल और अपेरेंट वेट में फर्क है कि नहीं है. तो केस नंबर 1 स्टडी करते हैं जो कि है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. इट मींस उसका एक्सेलरेशन जीरो है. आप इस केस को ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड.
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो तब आपने ये बताना है कि उसके रियल और अपेरेंट वेट में क्या फर्क होगा। तो T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, इसको W माइनस टी भी लिखा जा सकता है इस केस के अंदर से। T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, इसको हम कहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो आप उसमें से दूसरी फोर्स को माइनस करते हैं, तो टेंशन अपवर्ड है और जो वेट है वो डाउनवर्ड है। तो से W माइनस टी इज इक्वल टू एम ए और T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस वक्त ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू डब्ल्यू। इट मींस अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। और ये केस है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस जिसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होगा। ये केस वो बता रहा है कि टेंशन यानी अपेरेंट वेट और W यानी रियल वेट ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हमारे पास एक सेकंड केस है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, मींस ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गया। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, से लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, तो इस वक्त देखिए कंडीशन क्या होगी, वो जो आदमी है ना उसको लगेगा कि उसका वेट ज्यादा हो गया है, यानी जो स्प्रिंग बैलेंस आपको वेट बताएगा वो वेट ज्यादा बताएगा उसके एक्चुअल वेट से। ये किस तरह से होगा, सिंस वी नो दैट T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो टेंशन ज्यादा होगी, तो T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से T यानी अपेरेंट वेट निकालें तो आएगा W प्लस एम ए। अब इस रिलेशन से वाजे है कि जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एम ए फैक्टर ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है ना वो अपेरेंट वेट ज्यादा शो होगा बनिस्बत आपके रियल वेट के, जब आप अपवर्ड मूव करेंगे। इस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें एक आदमी है जिसका जो वेट है ना वो 700 न्यूटन है, और सपोज हम जी का आंसर जो है वो उसको हम 10 सपोज करने के बाद उसका मैथ निकाल लेते हैं जो कि ऑलमोस्ट 70 निकलेगा। वैसे 9.8 होता है, सपोज करें, एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट आपको। तो मैथ जो है ना उसका 70 निकल आएगा। अब अगर वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड जा रहा है, तो 70 इंटू 2 140, इसका मतलब है 700 में 140 ऐड कर दें, तो इस वक्त उस ऑब्जेक्ट को जो उसका वेट लगेगा वो 840 न्यूटन लगेगा। तो एक्चुअल उसका जो वेट है वो 700 न्यूटन है, लेकिन उसको जो अब वेट फील होगा वो 840 न्यूटन होगा। तो आप जब भी लिफ्ट में अपवर्ड मूव करेंगे तो आपको जो चक्कर आते हैं वो सिर्फ इस वजह से होता है कि आपको ऐसा लगता है आपका वेट ज्यादा हो गया है। मैं दोबारा से बताता चाहूं, ये सिर्फ उस वक्त के केस हैं जब एक्सेलरेशन होगा। जब आप एक्सेलरेशन पे नहीं होंगे, से अगर वो जो लिफ्ट है वो अपवर्ड मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फिर आप केस नंबर फर्स्ट पे चले जाएंगे, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। फिर आपको बेटा जी फील नहीं होगा। ये उस वक्त का केस है जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसके अंदर नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब हम एक ऐसा केस डिस्कस करें जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, तो इस केस में भी उसका अपेरेंट वेट जो है उसके रियल वेट से चेंज आएगा। उसका अब जो अपेरेंट वेट आएगा उसको आप फाइंड कर सकते हैं W माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि जो वेट है वो डाउनवर्ड कंडीशन में है, ज्यादा है, नीचे आप जा रहे हैं, लिफ्ट नीचे जा रही है, तो W माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से T आ जाएगा W माइनस एम ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो हमने 140 निकाला था 700 न्यूटन का, एम ए फैक्टर 140 यानी से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो अब जो उसको वेट फील होगा वो 700 में से 140 निकाल दें तो 560 न्यूटन उसको वेट फील होगा। इसका मतलब है उसको ऐसे लगेगा उसका वेट कम हो गया है। जब भी आप रोलर कोस्टर में नीचे आए या आप किसी स्विंग से नीचे आ रहे हैं तो आपको अपना वेट कम फील होता है। वो कम किस लिए फील होता है, क्योंकि आपको आपका पेरेंट वेट रियल वेट से कम लगेगा, और आप उस रिलेशन से, ये जो रिलेशन आपके सामने है
इस रिलेशन से उसकी वैल्यू भी ड्राइव कर सकते हैं। ये भी अगेन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। हमारे पास फोर्थ केस है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी, तो तब क्या होगा, T इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम जी आ जाएगा। आप यहां पे W की जगह भी mg यूज करें तो उसको अपेरेंट जो वेट है वो फील होगा जीरो, जिसको हम कहते हैं वेट लेस कंडीशन। वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करवा दिया है, उसको अपेरेंट वेट जीरो फील होगा, जो कि मोस्टली सैटेलाइट्स में स्टार्टिंग में था। फिर उसके लिए हमने क्या किया, उसके वेट को या उसके आर्टिफिशियल ग्रेविटी उसको प्रोवाइड की, लेकिन जो अपेरेंट वेट है वो जीरो इसलिए फील होगा क्योंकि आपने उसको एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी से डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं। The apparent weight of an object will be shown by the scale to be zero. ये हमारे पास बेटा जी 4 केसेस थे, जिसके अंदर पहला केस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला था और जो बाकी 3 केस थे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले थे। तो जब भी आपको कहा जाए कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, तो आपका रियल और आपका अपेरेंट वेट इन दोनों में चेंज होगा। और अगर आपको कहा जाए कि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो आपके रियल और आपके अपेरेंट वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या क्या होते हैं और आप ये कंडीशन किन में स्टडी करते हैं। ये बेटा जी आज का हमारा टॉपिक था, इन रियल एंड अपेरेंट वेट।